हाय, मैं हूँ अमृता। मूवी की शुरुआत माइक और केट नाम के कपल से होती है जो पूरे सफेद रंग के कमरे में एंटर होते हैं। इस कमरे को इमैक्युलेट रूम कहा जाता है। वही कमरे के अंदर जाने पर एक लाल बटन दिखता है जिसे दबाते ही वहाँ पे लगे हुए घड़ी पर 50 दिनों का एक टाइमर शुरू हो जाता है। इस कपल को एक खास तरह के एक्सपेरिमेंट के लिए चुना गया था जिसमें इस इमैक्युलेट रूम में 50 दिन इन्हें गुजरने होंगे, जिसके बाद उन्हें $5 मिलियन मिलने वाले थे। लेकिन अगर इनमें से कोई भी टाइमर खत्म होने से पहले कमरे से बाहर गया तो इन्हें बस $1 मिलियन मिलेंगे और साथ ही पूरे एक्सपेरिमेंट के दौरान इन्हें खाने को छोड़कर कोई और चीज नहीं मिलने वाली होती। ये दोनों भी कपल काफी खुश होते हैं और इन्हें मिलने वाले पैसों को ये कैसे इस्तेमाल करेंगे इस पर ये सोचने लगते हैं और ये दोनों पैसों को आधा आधा बांटने वाले थे। जहाँ पे केट अपने पैसों को इन्वेस्ट करना चाह रही थी, जबकि माइक जो कि आर्टिस्ट रहता है वो अपने लिए एक आर्ट गैलरी खोलना चाहता था और यहाँ पे इन्हें रहने के लिए एक कमरे के अंदर बिस्तर और एक छोटा वॉशरूम दिया जाता है। इधर माइक आकर एक्सपेरिमेंट के रूल्स पढ़ता है जिसमें लिखा रहता है कि उन्हें खाने के साथ साथ $1 लाख की कोई एक ट्रीट भी मिल सकती है जो कि प्राइज मनी में से कट जाएगा। माइक फिर एक बटन दबाकर खाना मंगवाता है जहाँ पे उसे एक स्पेशल तरह का जूस मिलता है जिसे पीकर इन दोनों को 50 दिन गुजरने रहते हैं, जिसके बाद ये दोनों सोते हैं। लेकिन फिर माइक केट के करीब आने लगता है मगर केट को लगता है कि यहाँ पे कैमरास हो सकते हैं और इसीलिए वो माइक को दूर जाने के लिए कहती है। वही अगली सुबह केट वॉशरूम जाती है और खुद को इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार करती है। इन्हें फ्रेश होने के बाद नए कपड़े दिए जाते हैं, जिसके बाद केट अपना वक्त गुजारने के लिए योगा करने लगती है। वही माइक अपनी सेहत अच्छी रखने के लिए रनिंग करने लगता है। अब ऐसे करते करते कुछ दिन बीत जाते हैं और ये दोनों भी धीरे धीरे बोर होने लगते हैं और तभी एक दिन माइक को कमरे में एक चींटी मिलती है जिसे माइक पीने के लिए अपना जूस देता है। लेकिन तभी माइक पर से उनसे कोई बात करता और कहता है कि वो अपना खाना किसी और को नहीं दे सकता और माइक फिर चींटी को दरवाजे से बाहर छोड़ने लगता है। पर तभी केट माइक से कहती है, अगर तुमने बाहर जाने वाला बटन दबाया तो इससे हमारे पैसे कट जाएंगे, जिस पर केट और माइक के बीच में बहस होने लगती है। माइक फिर चींटी को नीचे रख देता है मगर केट को काफी गुस्सा आ रहा था और वो माइक से कहती है कि तुम वीगन हो, इसीलिए तुम्हें दूसरे जीवों से प्यार है और तुम्हारे पास काफी पैसे भी है, जिसकी वजह से तुम्हारा परिवार वाले मुझे काफी खरी खोटी सुनाते हैं। अब ये कहकर केट वहाँ से जाने लगती है मगर तभी गलती से केट उसी चींटी पर अपना पैर रख देती है। ये देखकर माइक वहाँ से गुस्से में चला जाता है। अब अगले दिन माइक केट से कहता है कि मैं काफी बोर हो रहा हूँ और मुझे एक ट्रीट ऑर्डर करनी है और 5 मिलियन में से $1 लाख ज्यादा नहीं होते, जिस पर केट मान जाती है और फिर माइक जाकर एक ट्रीट ऑर्डर करता है जिसमें उसे एक ग्रीन क्रेयॉन मिलता है। माइक फिर इस क्रेयॉन से कमरे की दीवारों पर ड्राइंग बनाने लगता है। इसी बीच में केट माइक के पास आती है और वो उससे अपने बुरे बर्ताव के लिए माफी मांगती है। अब कुछ समय के बाद माइक का क्रेयॉन खत्म हो जाता है और पूरे कमरे में ड्राइंग देखकर केट काफी गुस्सा हो जाती है, लेकिन वो ज्यादा कुछ बोलती नहीं है। जिसके बाद ये लोग सोने चले जाते हैं। वही एक दिन इन्हें वॉशरूम में एक बंदूक मिलता है जिसे देख ये लोग डर जाते हैं। उस बंदूक को ये लोग अपने बिस्तर के नीचे छिपा देते हैं। अब ऐसे करते करते और कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन इन दोनों को इनके फैमिली मेंबर्स के भेजे गए वीडियो मैसेजेस दिखाए जाते हैं। माइक को उसकी बहन का एक मैसेज आया रहता है जिसमें वो कहती है कि माइक, तुम इमैक्युलेट रूम में केट के साथ काफी मजे कर रहे होंगे, लेकिन मुझे केट पसंद नहीं है। लेकिन साइड में ही केट खड़ी होती है और ये सारी चीजें वो सुन लेती है, जिस पर माइक केट से कहता है कि मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। इसके बाद केट को उसके पिता का मैसेज दिखाया जाता है, लेकिन केट को अपने पिता का वीडियो नहीं देखना होता और वो एक दीवार के पीछे जाकर बैठ जाती है। इधर केट के पिता वीडियो में कहते हैं कि मैं सेंट मैरी चर्च के ऑर्फनेज में रह रहा हूँ। यानी इस एक्सपेरिमेंट के चलते जो भी अथॉरिटी थी इस रूम की, वो लोगों के दिमाग के साथ खिलवाड़ कर रही थी और यहाँ पे केट समझ चुकी थी कि ये एक्सपेरिमेंट उनके दिमाग के साथ खेलने के लिए रखा गया है और इन्हें अब उकसाया जा रहा है, जिसके कारण ये लोग इस कमरे के बाहर चले आए। वही अगले दिन केट माइक से कहती है कि जब मैं छोटी थी तब मेरे पिता शराब पीने के लिए घर से पैसे चोरी करते थे, जिसकी वजह से हमें काफी परेशानी हुई थी। ये बात मैंने तुम्हें कभी भी बताई नहीं थी क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा टेंशन वाली बात थी मेरे लिए। लेकिन माइक केट को संभाल लेता है और देखते देखते कुछ और दिन बीत जाते हैं। लेकिन अपने पिता को देखने के बाद केट काफी डिप्रेस रहने लगती
कहती है, लेकिन अभी उन्हें और 18 दिन गुजारने रहते हैं। और एक दिन माइक केट से कहता है कि हमें एक और ट्रीट लेना चाहिए, जिस पर केट भी मान जाती है। जिसके बाद माइक बटन दबाता है और तभी साइमन नाम की एक लड़की बिना कपड़ों के कमरे में आती है, मगर केट को ये चीज पसंद नहीं आती। इधर माइक साइमन से उसके बारे में पूछता है, जिस पर साइमन कहती है कि मैं एक एक्ट्रेस हूँ और मुझे यहाँ पे 30 दिनों के लिए भेजा गया है। माइक फिर केट के कहने पर साइमन को उसकी एक टी शर्ट पहनने के लिए देता है। वही साइमन फिर दीवारों पर बने माइक के ड्राइंग को देखकर उसकी काफी तारीफ करने लगती है, लेकिन केट को ये चीज देख काफी गुस्सा आने लगता है और वो माइक से इसके बारे में बात करती है। लेकिन माइक को खुद यहाँ पे पता नहीं रहता कि आगे क्या करना चाहिए। वही रात में माइक नीचे सोने का फैसला करता है, लेकिन तभी केट कहती है कि हम तीनों भी बेड पर सो सकते हैं। जिसके बाद ये तीनों एक साथ सो जाते हैं, पर केट इस चीज से और भी ज्यादा परेशान हो जाती है। वही अगली सुबह जब केट उठती है तो उसे कमरे में साइमन नहीं मिलती और ये देख केट समझ जाती है कि साइमन यहाँ से चली गई है। लेकिन जब केट वॉशरूम के अंदर जाती है, वहाँ पे साइमन मिलती है जो कि फ्रेश हो रही थी। वही कुछ देर के बाद केट वॉशरूम से बाहर आती है और वो अपने लिए ट्रीट लेने का फैसला करती है, जहाँ पे केट को ट्रीट के तौर पर ड्रग्स की गोलियां दी जाती है। इधर फिर तीनों लोग इन ड्रग्स को ले लेते हैं, जिसके बाद इन लोगों पर ड्रग्स का असर होने लगता है और ये लोग अजीब हरकतें करने लगते हैं। पर इसी बीच में माइक को हैलुसिनेशन होने लगता है और वो अपने आप को एक स्विमिंग पूल के अंदर देखता है, जहाँ पे माइक को पानी के ऊपर एक छोटा बच्चा नजर आता है, लेकिन वो बच्चा फिर पानी में कूद जाता है, जिसे माइक फिर बचाने जाता है, मगर उसे वो बचा नहीं पाता। और तभी माइक वापस होश में आ जाता है और इसी चीज से माइक काफी परेशान हो जाता है और वो कमरे से बाहर जाने का सोचता है, पर केट माइक को समझाती है और उसे जाने से रोकती है। इधर साइमन केट से माइक की इस हालत के बारे में पूछती है, जिस पर केट कहती है कि बचपन में माइक को उसके छोटे भाई की देखभाल करने के लिए कहा गया था, लेकिन बेबी सिटिंग करने के टाइम माइक ने ड्रग्स लिया था और तभी उसका भाई पानी में गिर गया था, मगर नशे में होने के कारण माइक अपने भाई को बचा नहीं पाया और तब से माइक खुद को अपने भाई की मौत का कारण समझता है। साइमन फिर केट से पूछती कि माइक और तुम कैसे मिले, जिस पर केट कहती है कि हम साइंस क्लास में मिले थे और एक बार माइक ने मेरे लिए फूल लाया और तभी से हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। इधर रात में माइक को नींद नहीं आती है, लेकिन तभी माइक को साइमन एक जगह पे बैठी दिखाई देती है। इसके बाद माइक साइमन के पास जाता है और उसे अपने भाई के बारे में बताता है, जिस पर साइमन कहती है कि केट ने मुझे पहले ही बता दिया था और बचपन में मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है, जहाँ पे एक बार मेरी अपनी माँ से झगड़ा हो गया था और अगले दिन मेरी माँ एक एक्सीडेंट में मारी गई और तब से मैं खुद को जिम्मेदार समझ रही हूँ। साइमन फिर माइक का हाथ पकड़ उसे समझाने लगती है, पर तभी केट वहाँ आ जाती है और इन्हें साथ में देख केट साइमन को भला बुरा कहने लगती है, पर माइक कहता है कि हम सिर्फ बातें कर रहे थे और ये कहकर माइक वहाँ से चला जाता है। और तभी केट को भी समझ आ रहा था कि ऐसा कुछ भी नहीं था दोनों के बीच में, जिस पर केट फिर साइमन से माफी मांगती है, पर केट भी वहाँ से चली जाती है। अगले दिन केट को पता चलता है कि साइमन यहाँ से चली गई है, जिसके बारे में केट जाकर माइक को बताती है, पर माइक को इस चीज का कोई खास फर्क नहीं पड़ता। और तभी केट की नजर दीवार पर लिखे साइमन के मैसेज पर पड़ती है, जिसमें साइमन ने लिखा रहता है कि इसके पहले मुझे किसी ने इतना प्यार नहीं किया। केट फिर माइक से इसके बारे में पूछती है, जिस पर माइक कहता है मेरे और साइमन के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, मगर केट अब काफी भड़क गई होती है और वो माइक को धक्का देती है, जिससे माइक गिर जाता है और उसके सिर से खून आने लगता है। तभी माइक गुस्से में फिर केट से कहता है कि जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से मैंने अपने अमीर दोस्तों के साथ रहना बंद कर दिया था, क्योंकि ये तुम्हें पसंद नहीं आता था और तुम काफी समय तक काम के लिए दूसरे देशों में भी रही थी और इस दौरान मैंने कभी भी तुम पे चीट नहीं किया, लेकिन अब तुम मुझ पे भरोसा नहीं कर रही हो। असल में ये कमरा एक आईने की तरह है जो लोगों के अंदर से उनकी सच्चाई ही बाहर लेकर आता है। केट माइक से माफी मांगती है, पर अभी माइक को एक डॉक्टर की जरूरत होती है और वो केट से कहता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ और वो बाहर जाने लगता है। लेकिन तभी केट बिस्तर के नीचे से बंदूक लेकर माइक पर पॉइंट करती है, लेकिन केट माइक पर चलाने के बजाय गोली कमरे के छत पर चलाती है, मगर माइक तभी भी नहीं रुकता और वो बटन दबाकर बाहर चला जाता है। और अब केट अकेली बच जाती है, पर वो हिम्मत नहीं हारती और वो खुद उस कमरे में रहने लगती है। मगर एक दिन केट का दिमाग भी काफी ज्यादा खराब हो जाता है और वो
वो धीरे धीरे पागल होने लगती है। एक्सपेरिमेंट खत्म होने के लिए 2 दिन रहते हैं, पर केट को कैसे भी बाहर जाना था और वो बटन दबाने के लिए आगे बढ़ती है, जिसके बाद हमें सीधा एक ब्लैक स्क्रीन दिखाई जाती है, यानी वो भी बाहर चली गई। वही सीन फिर कुछ महीनों के आगे शिफ्ट हो जाता है, जहाँ एक सुबह माइक जॉगिंग कर रहा होता है कि तभी उसे सेंट मैरी चर्च के बाहर केट मिलती है। जो भी इन दोनों के बीच में हुआ था वो इसके लिए माफी मांगती है। वही माइक भी अब केट को माफ कर देता है और पूछता है कि क्या तुमने उस इमैकुलेट रूम का एक्सपेरिमेंट खत्म किया, पर केट इसका जवाब नहीं देती और माइक से कहती है तुम्हारी बहन कैसी है। इसी बीच में हमें एक साइन बोर्ड दिखाया जाता है जिस पर कुछ लिखा होता है, जिसे पढ़कर हमें पता चलता है कि सेंट मैरी चर्च में नए किचन को बनाया जा रहा है और किसी अनजान शख्स ने काफी बड़ी डोनेशन चर्च को दी है और ये शख्स और कोई नहीं बल्कि खुद केट रहती है। यानी केट ने वो एक्सपेरिमेंट पूरा किया था और $5 मिलियन जो भी मिले थे वो चर्च को डोनेट कर दिए थे। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है एक नया कपल उसी इमैकुलेट रूम में चला जाता है, जहाँ पे 50 दिन उन्हें गुजारने पर $5 मिलियन जीतने का इरादा था और मूवी इधर ही खत्म होती है। बाय बाय।